हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ये ओएसपीएफ का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नेबरशिप स्टेट के बारे में बात की थी, इनिट एंड टू वे। उसका सेकेंड वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दी थी आपको अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है सेकेंड वीडियो में। इस थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन इन नेबर स्टेट। ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन नेबर स्टेट में ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन का क्या रोल है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑथेंटिकेशन है। इससे पहले जब हम लोगों ने नेबरशिप बिल्ड हुई थी, नेबरशिप के केस में, तो उधर भी कोई ऑथेंटिकेशन यूज हुआ होगा। तो ऑथेंटिकेशन जो बाय डिफॉल्ट इधर यूज हो रहा था R1 टू R2, जब आप नेबरशिप अप हो रही थी, तो वहां पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप था, ऑथेंटिकेशन टाइप जो था वो नल था। ओके, तो बोथ साइड नल था, इसलिए जो नेबरशिप के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैच कर गए, और मैच करने की वजह से आपकी नेबरशिप अप शो कर रहा था। ओके, बट आप इस नेबरशिप को भी सिक्योर करना चाहते हो, आप चाहते हो सिक्योर वे से नेबरशिप क्रिएट हो। उस कंडीशन में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशंस है, उसमें से जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर नेबरशिप क्रिएट कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा आपका ऑथेंटिकेशन टाइप 2 होता है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप की बात करें तो आपका एक नल हो गया, दूसरा हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2। नल को आप बोलेंगे टाइप 0। नल जो शो करेगा वो क्या शो करेगा? टाइप 0। तो बाय डिफॉल्ट बोथ साइड टाइप 0 इनेबल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए आपका ऑथेंटिकेशन अगर आपने सेट नहीं भी किया था तो नेबरशिप पैरामीटर्स मैच कर गए थे और नेबरशिप बिल्ड हो गई थी। राइट? अगर आपको कोई भी डाउट अगर अभी से कुछ लग रहा है तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो मेरे अकॉर्डिंग देख लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने नेबरशिप स्टेट्स के बारे में बात किया और सेकंड के अंदर जो अभी बात करने वाले हम लोग ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। और ऑथेंटिकेशन के साथ साथ डेटा एक्सचेंज के लिए जो स्टेट्स होती है, लाइक एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, इन सारी स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ऑथेंटिकेशन टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। अब तीनों में क्या है? टाइप 0 तो बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल था, तो आप इसको नल कर लीजिए। ये नल शो करेगा जब भी आप पैकेट कैप्चर करेंगे R1 और R2 के बीच में। ओके, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 को बोलेंगे सिंगल पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड। इसको आप प्लेन टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल पासवर्ड का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं कि देखिए, हाँ, पैरामीटर्स, ये तो पैरामीटर में आता है नेबरशिप के। तो अगर एक साइड पे टाइप 0 है, दूसरे साइड आपने सिंपल पासवर्ड टाइप 1 कर दिया, तो पैरामीटर मिसमैच कर जाएंगे और आपकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी। ओके, ये चीज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अगर आप टाइप 1 यूज करते हैं, टाइप 1 में तो टाइप 0 में तो नल है, टाइप 1 यूज करते हैं तो क्या होगा? टाइप 1 जब आप यूज करोगे एट दैट टाइम आप इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि अगर कोई पैकेट कैप्चर करता है, मींस R1 और R2 के बीच में कैप्चरिंग होती है, देन आपका जो सिंपल पासवर्ड है वो शो कर जाएगा। मतलब पासवर्ड आपका सिक्योर R से R1 से R2 के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें इंफॉर्मेशन पासवर्ड की होगी। ये हम लोग लैब करेंगे, उसके अंदर आपको शो करेंगे कि पासवर्ड शो करता है। इस केस में टाइप 1 की बात करें। लेकिन अगर आप टाइप 2 ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे R1 और R2 के बीच में, तो आपकी जो नेबरशिप बिल्डअप होगी वो सिक्योर बिल्डअप होगी। राइट? तो सिक्योर के लिए टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में हम लोग यूज करेंगे MD5 ऑथेंटिकेशन, MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5। ओके, डन। तो ऑथेंटिकेशन किस तरीके से, हमेशा जब भी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने की बात करेंगे तो आप ऑथेंटिकेशन अप्लाई करोगे किधर? इंटरफेस पे। तो क्योंकि नेबरशिप किसके बीच में क्रिएट हो रही है? R1 और R2 के बीच में। तो ऑथेंटिकेशन किधर अप्लाई करेंगे? इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई कर देते हैं। सपोज मैं R1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया और इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाके मैंने जो ऑथेंटिकेशन टाइप बाय डिफॉल्ट रनिंग में टाइप 0 है और दोनों साइड पे टाइप 0 है, इट मींस इधर टाइप 0 रनिंग में होगा। आप इधर कर दीजिए IP ऑथेंटिकेशन, सॉरी, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, करेक्ट कर लीजिए इसको, IP OSPF
ऑथेंटिकेशन। ओके, जैसे ही आप इंटरफेस में कमांड रन करा रहे हो आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, इट मींस क्या होगा, इधर आपका टाइप 1 इनेबल हो जाएगा, इधर आपका टाइप 1 ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। अब देखा जाए तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, इसलिए डाउन हो जाएगी क्योंकि दूसरे साइड में आपका जो टाइप 0 रनिंग में है, तो पैरामीटर मैच नहीं किए, नेबरशिप डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको R2 पे भी जाके आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन कमांड रन करनी पड़ेगी, तभी आपका टाइप मैच करेगा, और टाइप मैच करेगा तो नेबरशिप बिल्डअप रहेगा। क्लियर? अब आपको इसका पासवर्ड भी देना होगा। देन आप आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की में सपोज मैं IPST@123 पासवर्ड दे देता हूं। ओके, इट मींस आपका बोथ साइड, पहली बात तो टाइप मैच करना चाहिए, सेकंड थिंग आपका जो भी की है वो भी मैच करना चाहिए। एक चीज मैच करने से नहीं होगा, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, टाइप भी मैच करना चाहिए और आपने जो की असाइन किया हुआ है की पासवर्ड वो भी दोनों एंड पे मैच करना चाहिए, तो आपकी नेबरशिप प्रॉपर। क्लियर? अगर कमांड्स की बात की जाए, अगर आप MD5 कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके लिए कमांड चेंज हो जाएगी, बट आपको सारी चीजें कॉन्फ़िगर कहां करनी है, अगेन मैं बता रहा हूं इंटरफेस पे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MD5 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, मींस ऑथेंटिकेशन टाइप 2 किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका कमांड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन R1, then configuration mode, interface serial 0x0x0, IP OSPF authentication, message digest। ओके, इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, इस कमांड की हेल्प से आपका टाइप 2 इनेबल हो जाएगा, बट टाइप 2 अगर एक साइड इनेबल है दूसरी साइड टाइप 1 है तो फिर से मिसमैच शो करेगा, नेबरशिप आपकी डाउन हो जाएगी। देन आपको दूसरी तरफ भी क्या रखना होगा, टाइप 2, दोनों साइड आपको टाइप 2 रखना होगा। ओके, अब आपको की देना है, तो देन आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट की नंबर, देन MD5 IPST@123, ये आप कुछ भी रखिए पासवर्ड, जो भी की नंबर है। ओके, तो इस तरीके से अभी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो टाइप 2 की। अगर डिफरेंशिएट करें टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में, तो डिफरेंस इतना है कि टाइप 1 में सिंपल पासवर्ड है और टाइप 2 के अंदर आपका सिक्योर पासवर्ड है। जब भी आप पैकेट कैप्चर करोगे टाइप 1 में आपका पासवर्ड शो हो जाएगा, इसलिए हम लोग टाइप 2, अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कौन सा टाइप यूज करेंगे, टाइप 2 यूज करेंगे। टाइप 2 से एक हल्का सा आपको आइडिया देता हूं, टाइप 2 में सिक्योर कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप सीरियल इंटरफेस 0x0x0 पे टाइप 2 इनेबल करेंगे, देन R1 और R2 के बीच में जब भी नेबरशिप क्रिएट होगी, तो नेबरशिप क्रिएट होने के टाइम पे R1 जब भी कोई इंफॉर्मेशन R2 को सेंड करेगा, उसमें मींस पैरामीटर मैच किए जाएंगे। क्या मैच किए जाएंगे, पैरामीटर। पैरामीटर्स जब भी मैच होंगे तो जो सीक्वेंस नंबर होगा हर बार चेंज हो जाएगा। ओके, इस वजह से आपका MD5 सिक्योर है अगर आप नेबरशिप की बात करेंगे OSPF में। क्लियर? अभी इतना ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन के अंदर। इसके साथ साथ अब आगे जो बात करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं OSPF की अदर स्टेट्स के बारे में, जिसमें डेटाबेस एक्सचेंज होता है, मींस एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, जिधर LSAS की इंफॉर्मेशन मींस LSA डेटाबेस का जो एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से एक्सचेंज होता है। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही अच्छी चीजें, हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए अब डेटाबेस जो एक्सचेंज होता है वो डेटाबेस एक्सचेंज होगा एक्स स्टार्ट स्टेट, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग एंड फुल। इन सभी स्टेट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो R1 का डेटाबेस है वो R2 पे अपडेट करेगा, राइट। अब R1 के अंदर जो डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है इसकी बात करते हैं, राइट।
तो डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा, क्योंकि R1 पे मैंने ये बात किया था कि अगर OSPF की बात करें तो OSPF में लिंक्स की इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस बनेगा वो किस बेस पे बनेगा, OSPF की लिंक्स की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSAs अपडेट होगी अपने नेबर राउटर के साथ। ओके, तो लिंक्स कौन कौन से हैं, एक लिंक आपका 11 का है, एक आपका 192 है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड जो R2 के साथ है वो 112 है, 3 लिंक है इधर। तो अगर डेटाबेस की बात करें तो मैंने ये देखिए LSA डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बता रखी है। क्या है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 3 लिंक्स हैं। ओके, नेटवर्क इंफॉर्मेशन में एक आपका 111.1.1.1 है, सेकेंड इज 192.168.1.0 एंड थर्ड इज 112.1.1.0। 3 नेटवर्क्स हैं, बात करें 1 2 3, एक आपका ये है, एक आपका 192.168.1.0 है CIDR एंड 112.1.1.0, ये 3 नेटवर्क्स है। ओके, इसके बाद सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन ये आपका 32 है, ये आपका 24 है, ये आपका 30 है, ये सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन हो गई। अब नेबर आईडी की बात करें तो इसके पास नेबर आईडी डेटाबेस, तो नेबर इसका कौन है, क्योंकि इससे पहले नेबरशिप बन चुकी होगी ना एक्स स्टार्ट स्टेट से पहले, जब डेटाबेस एक्सचेंज करेगा उससे पहले, तो नेबर आईडी होगी 2.2.2.2। ओके, कॉस्ट आपको पता है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरफेस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ, जो भी इंटरफेस की बैंडविड्थ हो आप सो इंटरफेस कर लीजिए, उसको रेफरेंस बैंडविड्थ से डिवाइड कर दीजिए, रेफरेंस बैंडविड्थ को इंटरफेस बैंडविड्थ से, तो कॉस्ट आ गई। कॉस्ट के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो डेटाबेस के अंदर LSA डेटाबेस में आपको मिलेंगी। ये हो गया आपका डेटाबेस क्रिएट। डेटाबेस के साथ साथ जो आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन को भी समझना है, राइट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होंगी, लिंक आईडी की इंफॉर्मेशन होगी, और अभी अगर राउटर की बात करें तो राउटर खुद जनरेट कर रहा है, इट मींस राउटर की राउटर आईडी जो होगी वो लिंक आईडी होगी, ठीक है। एडवर्टाइज भी खुद ही कर रहा है, एडवर्टाइज आईडी भी इसकी खुद की होगी। चेकसम, एजिंग, सीक्वेंस नंबर, ये जो तीनों चीजें हैं ये लूप से प्रोटेक्ट करती हैं किसको, आपके OSPF की जो टोपोलॉजी है उसमें अगर लूपिंग क्रिएट ना हो तो लूपिंग क्रिएट ना होने के लिए आपका चेकसम, एजिंग और सीक्वेंस नंबर्स का रोल आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो 2 चीजें अभी आपको समझनी है, एक ये डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन ये रहेगी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन ये होगी। इन दोनों चीजों को अच्छे से आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने वाले एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग एंड फुल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। डन। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन थी पैकेट्स की बात करें तो आपका हेलो एक्सचेंज हो चुका है, राइट, 2 वे स्टेट तक कंप्लीट है। एक्स स्टार्ट के अंदर R1 R2 को एक DBD जनरेट करेगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। ओके, R1 R2 को एक DBD भेजेगा, इस DBD में इंफॉर्मेशन क्या होगी ये समझते हैं। पहली बात तो DBD खाली DBD होगा, इसके अंदर कोई भी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन फर्स्ट DBD पैकेट में नहीं होगी, राइट। तो फर्स्ट DBD पैकेट में होगा क्या, फर्स्ट DBD पैकेट में एक सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा R2 के पास। R2 की राउटर आईडी तो पता है ना R1 को, नेबरशिप तो क्रिएट है, तो R2 के पास जो फर्स्ट DBD जाएगा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, वो ब्लैंक होगा, खाली मैसेज होगा, ठीक है। उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, केवल और केवल एक सीक्वेंस नंबर ले लो। आप सपोज करिए कि इसने एक सीक्वेंस नंबर DBD के साथ ये शेयर किया टुवर्ड्स R1 R2, राइट। और R1 अपने आप को क्या बोल रहा है, जब ये मैसेज उसको भेज रहा है तो भेजते समय R1 अपने आप को मान के चल रहा है कि ये क्या है, मास्टर, राइट। जब DBD की इंफॉर्मेशन R2 के पास आती है और R1 को, ऐसा तो है नहीं कि R2 वेट करेगा इसके DBD का, जैसे R1 ने R2 को DBD भेजा, R2 भी R1 को DBD सेंड करेगा, और इसका कोई R2 का मान लेते हैं 115, R2 का सीक्वेंस नंबर क्या है 115। R2 भी अपने आप को क्या बोल रहा है, मास्टर। R2 भी अपने आप को क्या बोल रहा है, मास्टर।
तो R1 अपने आप को मास्टर बोल रहा है, R2 अपने आप को मास्टर बोला, R1 ने R2 को एक डीबीडी भेजा विद सीक्वेंस नंबर 225, एम्प्टी है, खाली मैसेज है, राइट। और इधर से R2 से R1 के पास आया, इसने भी जो भी मैसेज भेजा है अपने आप को मास्टर बोला विद सीक्वेंस नंबर 115। और अगेन थर्ड डीबीडी पैकेट, तीसरा डीबीडी पैकेट में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ओपन करके देख चेक करेंगे तो थर्ड डीबीडी जो होगा उसमें R1 को यह पता चल जाएगा कि R2 और R1 में मास्टर कौन है, राउटर आईडी किसकी हायर है। तो R1 को पता चल गया कि R2 की राउटर आईडी 2.2.2 है, इट मींस R2 क्या हो गया, मास्टर। तो देन जो थर्ड डीबीडी जाएगा उसमें R1 अपना सीक्वेंस नंबर लगा के नहीं भेजेगा और अपने को मास्टर भी नहीं बोलने वाला। अब R1 सीक्वेंस नंबर किसका यूज करेगा, R2 के पास जाने के लिए, जो मास्टर है उसका। और मास्टर कौन बना है, R2। R1 ने मान लिया कि R2 मास्टर है, क्योंकि R1 की राउटर आईडी थर्ड मैसेज के अंदर, फर्स्ट मैसेज में नहीं, थर्ड मैसेज में R1 ने माना कि R2 क्या हो गया, मास्टर। डन। ये इसको अपने आप को क्या बोल देगा, स्लेव। और वापस जब इधर से फिर से एक R2 से R1 आएगा तो ये एक डीबीडी फॉरवर्ड करेंगे, सॉरी आप ऐसे देखिए, ये जो स्लेव अपने को स्लेव माना और स्लेव मानने के बाद डीबीडी जो सेंड किया, थर्ड डीबीडी समझना है। फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों डीबीडी एम्प्टी थे, खाली थी, केवल सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हुआ। थर्ड डीबीडी के अंदर जो तीसरा डीबीडी है, इसके अंदर ये जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है, डेटा डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन वाली जो इंफॉर्मेशन थी ये थर्ड डीबीडी के साथ एक्सचेंज होगी R2 पे। ओके, इस बात को यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब ये थर्ड मैसेज R2 के पास जाएगा, ओके, तो R2 वापस R1 को क्या भेजने वाला है, LSR। ओके, R2 वापस R1 को क्या भेजेगा, LSR। लेकिन दो कंडीशन है, LSR भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता। तो एक कंडीशन ये है कि ये LSR भेजेगा, तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से, इस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन भी आप पे R2 चेक करेगा कि उसके पास इसका डेटाबेस है या नहीं। डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, डेटाबेस एक्सचेंज थर्ड डीबीडी में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ, ये एक्सचेंज नहीं हुआ। क्या एक्सचेंज हुआ, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन जब R2 के पास आई तो R2 ने चेक किया कि इससे रिलेटेड हमारे पास, इसमें एडवर्टाइज राउटर आईडी लिंक आईडी होगा, R2 ने चेक किया कि इससे रिलेटेड डेटा है कि नहीं। R2 को अगर इससे रिलेटेड डेटा मिल गया तो R2 LSR नहीं भेजेगा, अदरवाइज R2 R1 को एक LSR भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। किस बात के लिए, कि अब हमको क्या चाहिए, डेटाबेस। अब हमको क्या चाहिए, डेटाबेस। तो फिर R1 R2 को एक LSU भेजेगा विद कंप्लीट डेटाबेस, जिसमें LSS की इंफॉर्मेशन होगी। समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखिए, R2 ने R को LSR तब भेजा जब R2 ने डिस्क्रिप्शन मैसेज को चेक किया, और चेक करने के बाद विद हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन मैसेज इसने देखा कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। देन इसने LSR भेजा, और उसके बाद R1 ने जो अपना LSS कंप्लीट डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन R2 पे अपडेट कर दी। तो आपको भी पता है LSU के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस की कंप्लीट, लिंक स्टेट अपडेट। और इतना होने के बाद अब एक्नॉलेजमेंट भी तो होना चाहिए। R1 को कैसे पता चलेगा कि अपडेट हो चुकी, तो R2 से वापस एक आएगा LS एक्नॉलेजमेंट, और R1 ये कंफर्म कर लेगा कि ठीक है R2 पे हमारा LSU अपडेट हो चुका है। तो अब स्टेट की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के दोनों ब्लैंक मैसेज डीबीडी खाली वाले, ये क्या है, एक्स स्टार्ट स्टेट। ओके, ये वाला जो डीबीडी गया था जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन थी, डेटा डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन थी। तो डेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज नहीं कर रहा, राइट। ये हो गया आपका एक्सचेंज स्टेट। डन।
एक्सचेंज स्टेट के बाद एलएसआर तो तब आएगा जब इसके पास डिस्क्रिप्शन चेक करके देखेगा डेटाबेस नहीं है तो भेजेगा, अदरवाइज एलएसआर भेजने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, फिर ये एलएसयू भेजेगा और एलएसयू किस स्टेट में आता है? लोडिंग। लो भाई, लोडिंग के अंदर आपका सारा डेटाबेस अपडेट हो गया और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई। एक्नॉलेजमेंट में क्या बताया गया कि आपका जो डेटा है वो डेस्टिनेशन पॉइंट पर डिलीवर हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो ये आपकी स्टेट हो गई फुल स्टेट, कंप्लीट। एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, सारी स्टेट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी, राइट। थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की अगर बात करें तो आप इतना समझिए कि शुरुआती एक्स स्टार्ट में जो सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हो रहा है, ये सीक्वेंस नंबर डिफरेंट है। ये इसलिए एक्सचेंज हुआ कि दोनों ही अपने आप को मास्टर बोल रहे थे, मास्टर तो एक बनेगा, तो दोनों में से मास्टर कौन है ये एक्स स्टार्ट के अंदर फाइनल हो गया। अब मास्टर ये पता चल गया कौन है, तो मास्टर पता चलने के बाद जो मास्टर है उसका सीक्वेंस नंबर यूज कर लिया R1 ने। खुद मास्टर बनता तो अपने सीक्वेंस नंबर से भेजता, ठीक है। तो R1 ने मास्टर का सीक्वेंस नंबर यूज करके डिस्क्रिप्शन वाला डेटाबेस जो कंप्लीट नहीं है, केवल डिस्क्रिप्शन डेटाबेस, वो अपडेट कर दिया एक्सचेंज स्टेट के अंदर। R2 के पास आ गया क्या? डिस्क्रिप्शन डेटाबेस। R2 ने डिस्क्रिप्शन डेटाबेस देख लिया सारा। देखने के बाद उसने देखा कि इससे रिलेटेड डेटाबेस हमारे पास है कि नहीं, एलएसएस है कि नहीं, कंप्लीट डेटाबेस। तो उसने देखा हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आई है उससे रिलेटेड डेटाबेस तो है नहीं, तो उसने एक रिक्वेस्ट भेज दी टुवर्ड्स R1। R1 ने कहा ठीक है रिक्वेस्ट आई है, तो R1 ने अपना एलएसयू अपडेट कर दिया कंप्लीट डेटाबेस का, किसके पास? R2 के पास। फिर एक्नॉलेजमेंट आया और आपकी सारी स्टेट्स कंप्लीट हो गई। इधर ऐसा इसलिए हुआ, एक बात बताइए, नेटवर्क के अंदर रनिंग नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल राउटर्स ऐड किए जाएंगे। बाद में जो मल्टीपल राउटर्स ऐड हो रहे हैं उसमें से जिस राउटर के पास ऑलरेडी पहले से इंफॉर्मेशन है वो राउटर दोबारा से डेटाबेस क्यों अपडेट करेगा? क्लियर? इट मींस कंप्लीट डेटाबेस अपडेट करने से पहले डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से ये पता चल जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है या नहीं। अदरवाइज वो एलएसए भेजेगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर है तो एलएसए भेजेगा, नहीं तो दोबारा से डेटाबेस अपडेट नहीं होगा। क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग लैब के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, फर्स्ट डीबीडी, दूसरा डीबीडी, थर्ड डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएसए, इन सब के बारे में अच्छे से 1 बाय 1 पैकेट कैप्चर के साथ आपको बताने वाला। क्लियर? तो लैब के अंदर मिलते हैं हम लोग। ये आपका थर्ड वीडियो है, फोर्थ में हम लोग लैब कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।